इंटीग्रेटेड IACC और आकाश तीर वगैरह की। तो आई वाज टोल्ड कि इसकी टोटल कॉस्ट इज ओनली $80 मिलियन। और इसको देख के अमेरिका ने अनाउंस किया कि दे विल बिल्ड अ गोल्डन डोम कॉस्टिंग समथिंग लाइक $800 बिलियन। कहाँ 80 मिलियन का 800 बिलियन। जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स वहाँ से आए हमारे नेबर्स से, हमने बहुत सारे तो उसमें हवाई में ही तोड़ दिए। एक आध दो आगे आए थे, वो नेक्स्ट लेयर ने तोड़े, नेक्स्ट लेयर ने तोड़े। आज हम लोग के पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस कैपेबिलिटी आ गई और इसके लिए इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर उसका रिक्वायरमेंट जो है वो आकाश तीर या ACCC हो गया, IACCS हो गया। IACCS एयरफोर्स का नेटवर्क हो गया, आकाश तीर आर्मी का हो गया, ACCS जो है वो आर्टिलरी का हो गया। तो अलग अलग ये नेटवर्क्स है, लेकिन ये अलग अलग नेटवर्क्स को अभी प्लान जो है ये सबको एक साथ में अगर करेंगे, ऑल थ्री आर्म फोर्सेस टुगेदर। 69 में तो मून लैंडिंग हो चुका था। तो ये पीरियड में इंडिया में जब इसरो बनाया गया, 74 के आगे तो अपार्थाइड आ गई। तो जो भी हमारी रिलेशनशिप्स थी दुनिया भर के साथ ये कट गई। तो स्पेस और न्यूक्लियर ये दो सेक्टर्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे टॉप लीडरशिप के साथ। ये बहुत फ़र्क पड़ता है डिसीजन मेकिंग में कि आप डायरेक्टली टॉप लीडरशिप के साथ आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अगर है तो डिसीजन एक बार बॉस ने ले लिया तो फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैंने 40 साल DRDO के साथ काम किया है। 40 साल DRDO के साथ काम किया है। काम कैसे किया जाए कि आप सबसे बड़े विनर्स सेम DRDO रिलेशनशिप के साथ कैसे बना सकते हो, वो पीरियड में बने बिकॉज कलाम साहब हैड दैट एम्पावरमेंट। तो ये वज्रा तो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी है। साउथ कोरियन बेसिक है, उसका पूरा जो है हार्ट और दिमाग हमने बाहर निकाल कर रखा, वो हिंदुस्तानी बनाया। बॉडी जो है वो साउथ कोरियन यूज़ की। तो K9 वज्रा की जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया की, वो इसलिए है कि उसका एंटायर इंटेलिजेंस इज इंडियन। इसीलिए ये टैंक बना था डिजर्ट के लिए। ये टैंक फुली फंक्शनल है हाई एल्टीट्यूड में। AIP के ऊपर काम कर रहा है, गए 15 साल से काम हो रहा है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हिंदुस्तान का खुद का है, अंडर प्रूविंग है, ग्राउंड के ऊपर प्रूव हो चुका है 5 साल पहले। नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन जब हार्बर से जाती है वापस आती है 20-25 दिन का उसका सॉर्टी होता है। तो पूरा सॉर्टी में आपको बाहर निकलना ज़रूरी नहीं, पानी के ऊपर आना ज़रूरी नहीं। सो ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो मिलती है धीरे धीरे एवरी एलिमेंट वी आर डेवलपिंग। वक्त लगता है हमारे यहाँ हमारी सिस्टम्स की वजह से, बट बन रहा है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट में। और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक गेस्ट से। और हमारे साथ है इस समय श्री जयंत पाटिल। और जयंत पाटिल जी जो हैं, अगर मैं एक शब्द में इनका इंट्रोडक्शन करूं तो भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फाउंडर है। एम आई राइट? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में पहले थे हम लोग। जी, तो ये वैसे आप L&T के होल टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं और अभी भी जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है उसके सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के, और मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इन स्पेस, और चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट एंड पास्ट प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इसे आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम डिफेंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अभी जैन जी, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जो वेपन्स थे, ये बड़ी प्रशंसा हुई कि साहब हमने जो है अपने इंडिजिनस कैपेसिटी के आधार पे, और जो नेटवर्किंग हमने की, ये आकाश तीर कहते हैं, और आपके जो इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम है उसको सबको लेके, और चाइनीज़ जो नेटवर्क सेंट्रिक जो जैसा भी वो बनाया उन्होंने, और हमारी जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर था
उसने ये दिखा दिया कि पूरे विश्व में हम लगभग सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये कैसे हुआ? हमें तो ये आइडिया नहीं था। हम लोग तो सोचते थे कि साहब कि मामला बड़ा ढीला चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा संजय जी, कि बहुत सारी चीज़ जो हिंदुस्तान में गए 10-11 साल में हो रही है, इसके बारे में बहुत कम बोला जा रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि हम जो आईटी कैपिटल है दुनिया भर के, तो आकाश तीर जो आपने ज़िक्र किया, आकाश तीर एक पूरी सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम है, जो इंटीग्रेट कर पाती है, जो हमारे पास पुराने से पुराने एसेट्स है, उसको इंटीग्रेट कर पाती है। तो ये दुनिया का दूसरा कोई हमें करके दे नहीं सकता था, क्योंकि हमारी जो एजेड इक्विपमेंट है, वो एजेड इक्विपमेंट हर किसी को लीगेसी इक्विपमेंट जिसको कहा जाता है, ये इंटीग्रेट नहीं हो सकते। हमने वो सारे किए, और इसके वजह से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, जहाँ पे भी एनिमी है या जो भी पोजीशन है, ये कंप्लीट पूरी सिस्टम में सबको एक साथ मालूम पड़ता है। अब ये होने के बाद अगर एंगेज करना है, तो जिसका चांस सबसे ज़्यादा होगा हिट करने का, वो एंगेज हो जाएगा। तो ये कैपेबिलिटी जो है, ये धीरे-धीरे बनी, और ये धीरे-धीरे बनते-बनते एक परफेक्शन स्टेज में आ गई थी। हालाँकि अभी भी जैसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमें और आगे जानी ज़रूरी है। आज का हमारा इंटीग्रेशन का जो स्टेज है, वो हालाँकि है कि सबसे आगे, बट इससे आगे हमें जाना ज़रूरी है। जी। तो अब आपने ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कब आरंभ की थी? मैंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जब लार्सन टुब्रो में मैं एक मिडिल एग्जीक्यूटिव के रोल में था। एक मिडिल एग्जीक्यूटिव के रोल में था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब ज़रूरी है तो इनोवेशन होता है। मदर इज़ नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ वेरी इनोवेशन। फर्स्ट ऑफ इन्वेंशन। तो एक पीरियड था कि जो प्री लिबरलाइजेशन में मिड 80s में एक इकोनॉमिक डाउनटाउन शुरू हुआ था, एंड वो इकोनॉमिक डाउनटाउन होते होते 1990 आ गया। वो क्राइसिस में हमारी इकोनॉमी ओपन हुई। तो ये क्राइसिस पीरियड में जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस लार्सन टुब्रो करती थी, उसमें 18 नए बिजनेस हमने ओवर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स नए नए क्रिएट किए थे। तो ये 18 में से एक बिजनेस था डिफेंस का, एक था स्पेस का, न्यूक्लियर सेक्टर को ग्रो करने का। तो ये सारे मेजर काम जो है, छोटा-मोटा काम तो पहले भी होता था, लेकिन कंप्लीट सिस्टम कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि पूरी सिस्टम अगर बनाई जाए, तो ये पीरियड में शुरू हुआ। उस वक़्त कुछ प्रोग्राम थे कि जो 70s में अपार्थाइड शुरू हो गई थी, टेक्नोलॉजी अपार्थाइड, कि इंडिया को कोई चीज़ नहीं दे। तो दुनिया से हमारे पास को सब कुछ आना बंद हो चुका था। ये पीरियड में जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, उसके वजह से, और बाहर वालों ने बंद किया, तो हमारी पूरी नेवल फ्लीट जो था, नेवल फ्लीट के पास स्पेयर्स नहीं मिलते थे। अगर शिप का बल्ब गया है, तो बल्ब रिप्लेस करने को नहीं मिलता था। तो ये कंडीशन जब थी, ये पीरियड में इंडिजिनाइजेशन बहुत स्ट्रांगली शुरू हुआ। तो इंडिजिनाइजेशन का जो मूवमेंट इंडियन नेवी ने शुरू किया, उसमें लार्सन टुब्रो ने भाग लेना शुरू किया। तो सबसे पहले जॉब तो बड़े सिंपल हुआ करते थे, फिर प्रोपल्शन प्लांट है, बेयरिंग ख़त्म हुई है, नई बेयरिंग चाहिए। यूके तो दे नहीं रहा था। भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। हम सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर थे वो पीरियड में लार्सन टुब्रो में, तो हमने वो चालू किया। धीरे-धीरे करके कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स मिले, डिफेंस रिसर्च का काम मिला। कलाम साहब बहुत बड़े कस्टमर थे इसरो में। इसरो से जब वो डीआरडीओ में आए 82 में, उसके बाद कलाम साहब के साथ रिलेशनशिप जो बढ़ी, तो मिसाइल मोटर्स शुरू हुई, वेपन सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ। करते-करते उस वक़्त जो शुरू हुआ था, एक कहते हैं छोटा-सा इनिशिएटिव, हर
2 लाख 4 लाख 5 लाख जॉब्स के लिए हम लोग भागते थे। आज कंडीशन है कि हम लोग सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं। इंडिया में खुद की टेक्नोलॉजी से 350 प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स आज एल ने बनाए हैं। तो ये लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी की कभी और बात करेंगे। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, एल&टी के अलावा भी बहुत सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अब हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जो पूरा एक डिफेंस इकोसिस्टम बन रहा है। तो ये आप क्या देखते हैं कि एक मैच्योर सिस्टम बनने में कितना समय लगेगा इसको? इसको अगर पहले देखा जाए, जो मिड 80s में शुरू किया था, उस वक्त सिर्फ 2 कंपनियां काम करती थी डिफेंस रिसर्च के साथ, बाकी छोटे मोटे थे जो कहते हैं कि ड्राइंग दे दो कुछ बना के मिलेगा। तो ये टाइप की 200-300 इंडस्ट्रीज थी। बड़ी कंपनियां खाली 2 थी, एल&टी और एल&टी और दूसरी थी टाटाज में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टाटा की एक R&D हुआ करती थी। तो हम 2 ही लोग थे। टाटा R&D काम करते थे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और लार्सन टुब्रो का जो टारगेट था, विजन था, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स का था। तो हम लोग कंप्लीट सिस्टम्स की बात करना शुरू किए थे, जो सबमरीन से लेके आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस, तो हर चीज़ हमने की। तो 2002 तक, जब तक कारगिल नहीं हुआ, कारगिल 98-99 में हुआ, उसके बाद सेक्टर खुला। क्यों खुला? ओवर डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर, और उसके वजह से सरप्राइज एंड द सरप्राइज में कारगिल होना पड़ा। तो कारगिल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, उसमें मेजर रिकमेंडेशन था डिफेंस सेक्टर को खोला जाए। ना कैसे खोला जाए? तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना 2001 में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से डिफेंस सेक्टर खुला। 2002 में लाइसेंसिंग प्रोसीजर लिस्ट हुई। तो लार्सन टुब्रो के मैंने अप्लाई किए थे उस वक्त 4 लाइसेंसेस। मेरे सीनियर्स थे, ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू रिपोर्ट, किसी को रिपोर्ट करता था। तो जो कहते हैं कि हर चीज़ डिफेंस में एक्सेप्ट फुल फाइटर एयरक्राफ्ट, 2002 में हमारे पास लाइसेंसेस थे, क्योंकि ये लाइसेंस सेक्टर था, ओपन सेक्टर नहीं था। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। वैसे लाइसेंसेस तो मिले 2002 में, 2005 तक गवर्नमेंट की जो RFPs होती है वो नहीं मिलती थी। तो 2005 से 2025 का हम लोग का जो 220 साल का जो जर्नी है, यही जर्नी आप हर जो इकोसिस्टम में आज देखते हो, ये लोग ये पीरियड में ज्वाइन हुए। आज की हालत अगर देखो तो 14,000 इंडस्ट्री है जो 14,000 वो डिफेंस में काम करती है। 14,000 14,000 14,000 स्मॉल बिग स्टार्टअप्स सारे अगर देखे जाए, एब्सोल्यूट कटिंग एज वर्क स्टार्टअप्स में हो रहा है। जो आपके पास वो तो एक कोई भी प्रॉब्लम है आर्म फोर्सेस को, अभी सिस्टम जो बनी है गए 5-6 सालों में, आर्म फोर्सेस को जो भी कहते हैं कि मेरे पास ये ऑपरेशनल गैप है, आर्म फोर्स अगर कहता है ये मेरे पास ऑपरेशनल गैप है, तो इसको टाइटल दिया जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वो खुल के बोलते हैं भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सर्कुलेट होता है, देयर इज अ फॉर्मल प्रोसेस, और जो भी इंडस्ट्री, जो भी स्टार्टअप, जो भी रहेगा, वो कह सकता है भाई मेरे पास इसके लिए सॉल्यूशन है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैच्योर प्लेयर्स हैं आज इंडस्ट्री में, ये कहते हैं कि भाई मुझे मालूम है आपको इसकी ज़रूरी पड़ेगी, जो आपने बोला नहीं है, मांगा नहीं है, बट मुझे मालूम है आपको इसकी ज़रूरी है। तो ये आइडियाज़, ये सारी कोलेट होती है, और उसमें से फंडिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये 2017-18 में शुरू हुआ, मनोहर पर्रिकर के पीरियड के बाद। उस वक्त जो नए रिफॉर्म्स आए, उसमें ये एक रिफॉर्म था कि स्टार्टअप्स को फंडिंग किया जाए। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग की ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, DRDO के साथ डेवलपमेंट पार्टनर करके काम कर लेते थे, जो हमने शुरू किया था 80s में, 80-85 में। उस वक्त से तो हम लोग DRDO के फंडिंग के ऊपर काम करते थे। स्टार्टअप्स के लिए ये शुरू हो गया था एक आइडेक्स, दूसरा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, ये 2 मॉडल से। तो इसमें से बहुत सारी जो पिन प्रिकिंग रिक्वायरमेंट हम लोगों की जो थी हिंदुस्तानी डिफेंस फोर्सेस की, जिसमें हमारे पास मेजर इक्विपमेंट है, बट जैसे लेगेसी इक्विपमेंट को टाई अप करना है। एक एक टाइप की इमेज हमारे पास है, डे इमेज है, नाइट इमेज है।
तो डे एंड नाइट इमेज का फ्यूजन करना है, हायर इमेज है उसका फ्यूजन करना है। तो ये मल्टीपल सोर्सेस और सेंसर्स की इमेज फ्यूजन, जिससे कि उसकी इमेज क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनहांस हो जाती है। ये सब काम शुरू हो गया। तो करते करते आज जो सिचुएशन है कि हमें नहीं मालूम था कि हम कौन से स्टेज पे पहुँचे हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि जब वॉर होती है तभी इक्विपमेंट प्रूव होता है आपका। तो बैटल प्रूवन कैपेबिलिटी आज जो इंडिया की है, ऑफ सिंदूर ने दिखा दिया हम लोग का कितने पानी में है। इट वाज़ वेरी हार्टनिंग क्योंकि वैसे मैं अपने फॉर माई सेल्फ आई एम मोर अवेयर देन मोस्ट पीपल अबाउट दीज थिंग्स। इनको जानकारी होने के बाद भी मेरा इम्प्रेशन ये था कि ये जो एरिया है, नया एरिया जो ड्रोन वाला जो खुल रहा है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। लेकिन ऑफ सिंदूर ने ये दिखा दिया कि हम तो सबसे ही आगे हैं। और यहाँ तक टू द एक्सटेंट कि जो ये इंटीग्रेशन जिसकी हमने बात की, आपके ये इंटीग्रेटेड आईएसीसी सी इनकी और आकाश तीर वगैरह की, तो आई वाज टोल्ड कि इसकी टोटल कॉस्ट इज़ ओनली $80 मिलियन। और इसको देख के अमेरिका ने अनाउंस किया कि दे विल बिल्ड अ गोल्डन डोम कॉस्टिंग समथिंग लाइक $800 बिलियन। कहाँ 80 मिलियन, कहाँ 800 बिलियन। अब बात ये है कि हम लोग हिंदुस्तान में कहते ना कि एक जुगाड़ बनाने की हम लोग की बहुत बड़ी एक खासियत है, कैपेबिलिटी है। लो कॉस्ट इनोवेशन कैसे किया जाए, जिसको सोफिस्टिकेटेड वर्क कहे तो फ्रुगल इनोवेशन। तो फ्रुगल इनोवेशन हमारे खून में भरा होता है। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी आज ये है, एक तो हम फ्रुगैलिटी में काम कर लेते हैं, हमारी कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल कॉस्ट। दूसरा चीज़ है कि जब हम करना चाहते हैं तो हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, वो जुनून अवेलेबल है लोगों में कुछ करना है, क्योंकि हम लोग बचपन से कॉन्स्टेंटली कंपटीशन में हैं। जब कांस्टेंट कंपटीशन में आप हो तो आपको मालूम है दूसरे के ऊपर जाना है तो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा ज़्यादा करने की हमेशा रिक्वायरमेंट्स है। ये कैपेबिलिटी हिंदुस्तान में जो है ये इसमें लिवरेज होगी। और ये लेगेसी इक्विपमेंट की जो मैंने बात कही थी, सबसे पहली एयर डिफेंस गन्स का अपग्रेड शुरू हुआ था 2003-2004 में। तो आज जो हमने देखा कि जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स वहाँ से आए हमारे नेबर्स से, हमने बहुत सारे तो उसमें हवाई में ही तोड़ दिए। एक आध दो आगे आए थे, वो नेक्स्ट लेयर ने तोड़े, नेक्स्ट लेयर ने तोड़े। आज हम लोग के पास मल्टी लेयर्ड डिफेंस कैपेबिलिटी आ गई और इसके लिए इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर उसका रिक्वायरमेंट जो है वो आकाश तीर या ACCS हो गया, IACCS हो गया। IACCS एयरफोर्स का नेटवर्क हो गया, आकाश तीर आर्मी का हो गया, ACCS जो है वो आर्टिलरी का हो गया। तो अलग-अलग ये नेटवर्क्स है, लेकिन ये अलग-अलग नेटवर्क्स को अभी प्लान जो है, ये सबको एक साथ में अगर करेंगे ऑल 3 आर्म फोर्सेस टुगेदर, तो जो ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई देगी, वो एक अलग तरीके की दिखाई देगी और ये हमें किसी के पास जाना नहीं है। ये तो हमारे अपने यहाँ बनेगा और हमारे यहाँ अपने यहाँ जब बनता है, तो गवर्नमेंट का बाइंग प्रोसेस में जो है, वो तो कॉस्ट बेसिस पे होता है, ना तो आईपी बेसिस पे होता है। जब दूसरा देश हमें बेचता है तो वही ना, ये नहीं कहता कि मेरी कॉस्ट 20 है और मैं 100 में बेच रहा हूँ। हिंदुस्तान में जब होता है तो हमें 20 के ऊपर तो कोई हैंडलिंग प्रॉफिट देगा नहीं, ओवरहेड्स इनमें इंक्लूडेड। तो 80 रुपये आपकी कॉस्ट होगी तो आपको 100 मिलेगा। तो ये एबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट फ्रुगली मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, ये देश के जो सुरक्षा से संबंधित जो 3-4 जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेस है, न्यूक्लियर है और डिफेंस है। तो इनमें तीनों में आपने काम किया और बल्कि आप तो ये स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तो जो स्पेस का जो इकोसिस्टम है और जो डिफेंस का इकोसिस्टम है, इसमें आप कोई फ़र्क देखते हैं? और यू थिंक कि डिफेंस इकोसिस्टम में कुछ और बेहतरी करने की आवश्यकता है? क्योंकि स्पेस इकोसिस्टम इट इज़ जनरली बिलीव्ड कि
is the norm, is the gold standard? स्पेस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि स्पेस में बेसिक रिसर्च, डिज़ाइन डेवलपमेंट, क्रिएटिंग फिजिकल हार्डवेयर, लॉन्चिंग, ऑपरेटिंग, हर चीज़ एक डिपार्टमेंट में है। नाउ इससे क्या होता है, ये डिपार्टमेंट जो है ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर इज़ द मिनिस्टर। इसकी वजह से जो कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स जो है, डिसीजन मेकिंग लेयर जो है, ये है नहीं। दूसरी चीज़ है कि स्पेस का हम लोग का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 68-69 में इसरो बना, और इसरो इसलिए बना कि उस वक्त तो यूएस ने कह दिया था हम तो चाँद पे जाएंगे, तो चाँद पे तो पहुंच चुके थे, 69 में तो मून लैंडिंग हो चुका था। तो ये पीरियड में इंडिया में जब इसरो बनाया गया, 74 के आगे तो अपार्थाइड आ गई, तो जो भी हमारी रिलेशनशिप्स थी दुनिया भर के साथ, ये कट गई। अगर हमें स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाना था तो स्पेस और न्यूक्लियर, ये दो सेक्टर्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे टॉप लीडरशिप के साथ। ये बहुत फ़र्क पड़ता है डिसीजन मेकिंग में कि आप डायरेक्टली टॉप लीडरशिप के साथ आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अगर है, तो डिसीजन एक बार बॉस ने ले लिया तो फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो पूरी ऑपरेशनल सिस्टम्स जो बनी थी इसरो की, ये ऑपरेशन सिस्टम ऐसी बनी थी कि इसमें कहते हैं अनकन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि L1 टेंडर की बात नहीं होती थी। इसरो के मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स जो कंटिन्यू राइट अप टू रॉ मटेरियल प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑल टेस्ट फैसिलिटीज ऑफ इसरो, स्पेशल टेस्ट फैसिलिटी जो दुनिया कोई किसी को बेचेगा नहीं, तो वो हमारे पास है। ये सब यहाँ क्रिएट की गई, और ये सारा क्रिएट करने के लिए फिर तो L1 की बात नहीं होती, क्योंकि कैपेबिलिटी किसी के पास नहीं, प्रूवन तो किसी के पास नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं, मेरे पास भी नहीं, मुझे चाहिए, आप मालूम है आप यू आर अमंग द बेस्ट, तो आपके साथ नेगोशिएटेड डील्स होते थे। तो नेगोशिएटेड डील्स के या कॉस्ट प्लस बेसिस के ऊपर जो पहले 20-25 साल काम हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ हुई कि मुझे पता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी अगर है तो दुनिया भर की कॉस्ट हमने देखी नहीं, क्योंकि दुनिया भर की कॉस्ट अगर देखते तो शायद हमारे स्पेस लॉन्चेस भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनते। आज जो जैसे पीएसएलवी अगर लॉन्च करो तो 250 करोड़ में लॉन्च हो जाता है, जेएसएलवी लॉन्च करो तो 550 करोड़ में लॉन्च हो जाता है। ये दूसरी जगह नहीं होता इतनी कॉस्ट में। तो ये कैपेबिलिटी जो बनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी ब्यूरोक्रेसी की। टीएन सेशन यूज्ड टू बी द पर्सन इन स्पेस रिसर्च, और उन्होंने बहुत सारी एनेबलिंग प्रोविजंस बना के रखी थी इसरो के लिए। जैसे कि अगर आपको 2-4 रॉकेट मोटर बनानी है साल भर में, तो कोई एसेट लगाएगा नहीं, क्योंकि एसेट तो सर्विसिंग नहीं कर पाओगे, उसका डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट फंड करती थी। डिफरेंशियल प्राइसिंग एंड बाइंग, कि आपसे और मुझसे अगर सरकार खरीद रही तो अलग अलग कीमत में खरीदने की उनकी तैयारी थी। तो ये सारी जो बहुत आगे वाली सोच वाली जो बात थी कि कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग की बात नहीं होती थी, कैपेबिलिटी नहीं थी देश में। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त शुरू की गई थी, उसके वजह से इसरो की डिसीजन मेकिंग हैज़ बीन एक्सट्रीमली, आई वुड से, लॉजिकल, एंड टेक्नोलॉजी बनती गई। एंड सबसे बड़ी दूसरी बात, इसरो का हर लॉन्च व्हीकल जो है वो प्रीवियस लॉन्च व्हीकल में जो कुछ डेवलप हुआ उसका पोर्शन उन्होंने नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल में यूज़ किया। एसएलवी से लेके एएसएलवी, यू सी कॉमनैलिटी। सेम मोटर यूज्ड टू गेट एज अ स्ट्रैप ऑन एएसएलवी, एंड बेसिक रॉ मटेरियल अगर मोटर्स देखी जाए तो उतनी ज़्यादा नहीं है कि जितने लॉन्च व्हीकल की वैरायटी हमारी है। तो ये जो इंक्रीमेंटल बट एट द सेम टाइम लीपफ्रॉगिंग, ये उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। मेजॉरिटी रीज़न एक स्पेस, उनका जो काउंसिल है जो डायरेक्टली पीएम सिट्स ऑन इट,
तो उसके वजह से एक एनेबलिंग अथॉरिटी मिल जाती है। एक एनेबलिंग अथॉरिटी के साथ उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो थी बड़ी सिंपल थी। डिफेंस के बारे में अगर बात करो तो डिफेंस में ये सब नहीं था। अपनी अपनी मिनिस्ट्री है, अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स है, मल्टीपल सेक्रेटरीज है, स्पेस में एक सेक्रेटरी है। तो जितने सेक्रेटरीज होंगे, इंटर डिपार्ट मिलता हो तो आप खुद सेक्रेटरी रह चुके हो। हाँ, फिर मीटिंग्स की संख्या बढ़ जाती है। डिस्कशन ज़्यादा होता है। ग्राउंड रिजल्ट मोर मीटिंग्स लेस डिसीजन। वक्त वक्त ज़्यादा लगता है। तो आपसे कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। ये जो आपने जो डिफेंस में और स्पेस में जो डिसीजन मेकिंग का जो आपने बताया है, दिस इज समथिंग न्यू। एंड एक बार पहले भी एक बार मेरा टॉक हुआ था जिसमें somebody हाईलाइटेड कि डीआरडीओ में और इसरो में क्या अंतर है, और इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग की क्राइसिस आती है वो है। इस समय बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर के ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट की। आपने तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, तो वुड यू लाइक टू नरेट सम सक्सेस स्टोरीज टू अस? सर्टेनली। एट द सेम टाइम हम लोग जब 85 में एंटर किए तो दिस वाज विथ डॉक्टर कलाम इन सेम डीआरडीओ। एक फ़र्क था जो डीआरडीओ में बाद में आया और उस वक्त में सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो डॉक्टर कलाम ने शुरू किया था, इसमें जो एम्पावरमेंट थी वो आज डीआरडीओ में नहीं रही। नहीं रही। नहीं रही। ओके। और ये एम्पावरमेंट जो थी ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने ऑथोराइज किया था। तो डॉक्टर कलाम हैड एक्सेप्शनल अथॉरिटीज़ जो बाद में किसी सेक्रेटरी के पास नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दोज अथॉरिटीज़ ही कुड मेक अ डिसीजन बाय क्रिएटिंग 3 लेवल स्ट्रक्चर्ड रिव्यू सिस्टम, जो कहते थे कि हर प्रोजेक्ट के लिए जैसे नाग, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि, हर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट लेवल पे ऊपर एक रिव्यू बोर्ड होता था, प्रोग्राम लेवल पे एक होता था, और ओवरऑल गाइडेड मिसाइल बोर्ड एक और होता था। क्योंकि जब तक कहते कि ऑडिटिंग एंड रिव्यू सिस्टम नहीं हो तो यू कैनॉट मेक अ डिसीजन, क्योंकि इंटरेस्टेड पार्टी रिलेटेड इश्यूज कैन कम। तो ये उन्होंने विद इन द प्रोग्राम क्रिएट किया था। इसीलिए हम सब देखते हैं कि मिसाइल सिस्टम्स की अगर बात करें तो उस वक्त जो 5 मिसाइल से काम शुरू हुआ था, आज दर्जनों मिसाइल्स इंडिया ने डेवलप किया। और आज की जो डेवलपमेंट साइकिल है मिसाइल्स की, हम 18-20 महीने में 24 महीने में नया मिसाइल डेवलप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो मिसाइल प्रोग्राम में हुई, जो बाकी डीआरडीओ में ये एनेबलमेंट नहीं थी। इसके वजह से जो हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स आए तो मिसाइल प्रोग्राम में हिंदुस्तान का सबसे पहला कंप्लीट वेपन सिस्टम डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर कलाम के साथ लासन टुब्रू को दिया गया था। ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब देना शुरू हुआ तो दिस वाज, कहते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को जो एम्ब्रेस करना कि मैं आपको पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट कर सकता हूँ इसके लिए, ये कलाम साहब ने शुरू किया था। और ये 1988 की बात है। और ये जो शुरू किया था उसके बाद में एक वक्त आया कि बैकग्राउंड में चला गया, तो हर चीज़ कॉम्पिटिटिव या तो फिर नॉमिनेट होती थी, तो पीएसयूज़ को नॉमिनेट ऑर्डर्स हो जाती थी, प्राइवेट सेक्टर को कहते आप कॉम्पीट करो, कंपटीशन लेवल प्लेइंग नहीं था। तो ये धीरे 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 करके जो सिस्टम जो है वो डिग्रेड हुई। जो एबिलिटी आईजीएमडीपी के अंडर डीआरडीओ को थी वो बाकी रेस्ट ऑफ द डीआरडीओ में नहीं थी। और इसीलिए ये फ़र्क मालूम पड़ता है कि भाई हर चीज़ अगर किसी को देखनी है तो अगर आप फिनांस को रेफ़र करते रहोगे, मल्टीपल टाइम रेफ़र करोगे तो फिर तो रुक जाएगी चीज़ें। तो वही डीआरडीओ के जो डिलेस के लिए जो बात की जाती है, मैंने 40 साल डीआरडीओ के साथ काम किया है। 40 साल। 40 साल डीआरडीओ के साथ काम किया है। तो डीआरडीओ के साथ काम कैसे किया जाए कि आप सबसे बड़े विनर्स सेम डीआरडीओ रिलेशनशिप के साथ कैसे बना सकते हो,
वो पीरियड में बने बिकॉज कलाम साहब हैड दैट एम्पावरमेंट. ऑफ लेट द बिगेस्ट एग्जाम्पल आई कैन टॉक ऑफ द रिलेशनशिप इज द लाइट टैंक. जोरावर. आर्मी जोरावर कहती है. लाइट टैंक का प्रोजेक्ट का शुरुआत जो हुआ था, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. गलवान हुआ, ना तो एक गोली चली, लेकिन दोनों तरह से डैमेजेस हुए, पीपल डाइड. इसके बाद एक मालूम पड़ा कि जो बॉर्डर हम लोग इग्नोर कर रहे थे, जो 60s के बाद में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो 70s 80s 90s ज़्यादा हमने अटेंशन नहीं था नॉर्थ ईस्ट के ऊपर. ये अटेंशन आ गया. तो उस वक्त हम लोग बना रहे थे वज्रा, जो आर्टिलरी गन थी, जो टैंक माउंटेड गन है. तो आर्टिलरी गन उठाई गई ओवरनाइट टू टेक इट टू लद्दाख. लद्दाख से आगे चली गई. तो ये वज्रा तो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी है. साउथ कोरियन बेसिक है, पर साउथ कोरियन सिस्टम अगर हम हिंदुस्तान में टेस्ट करते जैसे नॉर्मल बाय ग्लोबल में होता है, तो ये सिस्टम कभी पास नहीं होती. तो कोरिया के साथ लासन टुब्रो ने जो रिलेशनशिप की थी, ये मैंने बनाई थी 2007 के करीब. तो इसके ऊपर 3 बार टेंडरिंग हुआ 2007 के बाद. हालांकि पहले 3 बार हो चुका था. पहली बार हम लोग सिंगल पार्टी थे, गवर्नमेंट ने कहा ना ऑर्डर नहीं दे सकते. दूसरी बार हमें बोला था आप नहीं बिड करोगे, साउथ कोरिया बिड करेगी. टिपिकल बाय ग्लोबल. साउथ कोरिया ने कहा भाई मेरे पार्टनर के बिना मैं नहीं बिड करूँगा. तो दूसरा टेंडर सिंगल पार्टी रहा, कोई यूरोपियन ने कोट किया था. तीसरी बार जब बिड हुआ तो हमने उनसे एक टैंक मांगा. उसका पूरा जो है हार्ट और दिमाग हमने बाहर निकाल कर रखा, वो हिंदुस्तानी बनाया. बॉडी जो है वो साउथ कोरियन यूज़ की. सो K9 वज्रा की जो सक्सेस स्टोरी है इंडिया की, वो इसलिए है कि उसका एंटायर इंटेलिजेंस इज इंडियन. इसीलिए ये टैंक बना था डेजर्ट के लिए. ये टैंक फुल्ली फंक्शनल है हाई एल्टीट्यूड में. हमारे मेन बैटल टैंक जो परफॉर्म नहीं कर सकते हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि वो बने नहीं थे उसके लिए, वज्रा वहाँ काम कर शुरू किया. तो ये एक्सपीरियंस हमें था. और फिर उसके लिए हाई एल्टीट्यूड के लिए डेजर्ट, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट, और वहाँ पे लो टेम्परेचर है, साथ साथ में ऑक्सीजन नहीं है. और हम लोग का एक्सपीरियंस है कि आप अगर प्लेन से फ्लाई करो तो आप अपना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करो, आप 99-100 होंगे. वहाँ आप लैंड करो, वो 50-55 पे आ जाएगा. तो लो ऑक्सीजन के वजह से जो आदमी को तकलीफ है, सेम थिंग इक्विपमेंट को है, क्योंकि आपके इंजन्स नहीं चलते. तो इसके लिए कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन हमने वज्रा में किए. तो हम लोग तैयार थे, टेक्नोलॉजी खुद की थी. लाइट टैंक का जब कॉन्सेप्ट की बात हुई कि अगर वहाँ टैंक हमारे पास नहीं है, और एनिमी का टैंक बनना शुरू था, उन्होंने करीबन कुछ 1-2 साल के बाद वो टैंक फील्ड किया हाई एल्टीट्यूड में. तब तक हमारा कॉन्सेप्ट तैयार था. तो हमने बोला कि भाई इसको बनाना है, पैसा लगता है नया टैंक बनाने के लिए, तो पूरा पैसा लासन टुब्रो कैसे डालेगा. तो हमने फिर वी अप्रोच DRDO कि भाई साथ में काम करते हैं. तो चेयरमैन DRDO ने कहा कि भाई मैं भी सोच रहा हूँ कि ये करना चाहिए, हमारा भी कॉन्सेप्ट बन रहा है. तो बात हुई कि इतने सालों से हमारी रिलेशनशिप अगर है, 35 साल से अगर पार्टनर है, तो साथ में काम करते हैं. तो इस साथ में काम करने का नतीजा हो कि 19 महीने में वो टैंक बना. 19 महीने में. जो Remarkable. दुनिया में जो भी नया टैंक बना, ये ग्लोबल बेंचमार्क और रिकॉर्ड है कि 19 महीने में कोई नया टैंक डिज़ाइन हुआ और बना. तो ये सक्सेस स्टोरी जो पॉसिबल है, ये एक दूसरे को जितना आप अंडरस्टैंड करो, उसके वीकनेसेस अगर आप कर सकते हो, तो यू कैन वर्क विथ हिम. अगर आप अपनी अपनी पकड़ के रखो, क्योंकि जो पैसा DRDO दे सकता है, उनकी विदिन उनकी अथॉरिटी या पावर में, उसमें तो काम नहीं बनेगा. अगर आप खुद करते तो आपको उस पूरा 100% डालना था. तो ठीक है भाई, जो भी मिलता है ले लो, साथ में काम करते हैं. बिकॉज DRDO में नॉलेज की कमी नहीं है,
उनकी सिस्टम्स बिकॉज ऑफ call it various controls which come because of administrative reasons or government different policies, ये limitations इतने ज़्यादा है, अगर आपने एक चिट्ठी लिखी कि मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ तो दूसरे का साथ नहीं कर पाएंगे ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, फिर उनको टेंडर करना है। तो इसमें फंस जाते हैं क्योंकि किसको अगर रिजेक्ट करें तो कैसे रिजेक्ट करें, ऑन व्हाट बेसिस, एनीबडी कैन क्वेश्चन, एनीबडी कैन गो टू कोर्ट, तो इसमें ये अटक जाते हैं। सो डीआरडीओ का स्लोनेस जो बढ़ा ओवर पीरियड, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओन ऑपरेटिंग पॉलिसीज विद इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और इसीलिए होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो लाइफ टाइम वाज एन अमेजिंग स्टोरी। सेम 80s में हम लोग का जैसे शुरू हुआ था नेवी के साथ काम, उसमें कुछ काम स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स के ऊपर शुरू हुआ था। तो स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स का आईएनएस अरिहंत तो सबको मालूम है, ऑफिशियली इट इज़ एक्नॉलेज्ड दैट एल&टी हैड अ मेजर रोल। तो हमने ये काम किया था गवर्नमेंट क्या आईएनएस अरिहंत में आपका मेजर रोल था? इक्विपमेंट से सबसे पहले शुरू हुआ था मिड 80s में। इसके कुछ इक्विपमेंट इस तरह से थे कि ये चैलेंज था कि दुनिया में दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो हमें कहा गया था कि भाई कंसल्टेंट्स कहते हैं कि ये हमसे ही आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये कोई बना नहीं सकता। तो हमने वो डिज़ाइन करके बताया कि ऐसे डिज़ाइन हो सकता है। तो कहते हैं आपने अगर डिज़ाइन किया अभी बना के दिखाइए। तो बनाया, फिर बनाए तो कह रहे थे कि अभी इसको डिस्ट्रक्शन तक टेस्ट करिए। तो 4 साल टेस्ट किया, तो अभी ये तो सक्सेसफुल हो गया, फिर अभी आप बनाइए। तो इस तरह से हर इक्विपमेंट के पीछे एक अपनी अपनी कहानी है। तो मेरे पास तो 350 कहानी है। ये तो आपके अपनी अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री में देखा जाए, तो उसमें भी जो दूसरी कंपनियाँ हैं, बिल्कुल। आपके टाटा एडवांस सिस्टम्स है, किर्लोस्कर है, भारत फोर्ज है, यस, महिंद्रा है, करेक्ट। अंबानी ने भी एक अपना वो डिफेंस का डाल रखा है, और इन सभी लोगों के कुछ न कुछ सक्सेस हर एक की स्टोरीज हैं। अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज है। तो हम लोग की बेसिकली एक डिफरेंस लासन टोब्रो में और बाकी सब में है, क्योंकि हम सबसे पहले आए थे। डेवलपमेंटल मैच्योरिटी, डिज़ाइन मैच्योरिटी बहुत हाई लेवल पे थी, और ये हाई लेवल के वजह से आज हम सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं, एंड मल्टीपल थिंग्स वी आर सप्लाइंग। पिनाका वाज एन अनदर अमेजिंग स्टोरी। कलाम साहब ने कंपटीशन करवाई थी, पिनाका के लिए। पिनाका के लिए कंपटीशन करवाई थी। हम्म, वैसे आईजीएमडी पे मैं नहीं था, लेकिन कह रहे थे कि मुझे डिज़ाइन के लिए कंपटीशन करनी है, आप पार्टिसिपेट करिए। हम्म, तो उसमें करीबन 6 इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो उन्होंने उस वक़्त डिसीज़न लिया था, और सोच इतनी बड़ी थी कि 3 लोगों को कहा कि आपको ऑर्डर देंगे। हम्म, कहते हैं ना कि कभी-कभी विज़डम, एक फेल हो गया डेवलपमेंट करते-करते, 2 लोगों ने डेवलप किए। तो एल&टी और टाटा जो पुराने पार्टनर्स थे, दोनों ने डेवलप की। अभी दोनों की सिस्टम आर्मी ने एक्सेप्ट की। दोनों बनाते हैं, दोनों आर्मी को सप्लाई करते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेपन सिस्टम जो आज एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी बड़ी डिमांड है, बड़ी डिमांड है बिना की। और अब तो रेंज भी बहुत एक्सटेंड हो रही है। 300-300 किलोमीटर की रेंज की बात हो रही है। अभी प्रूवन तो वैसे हम 70-80 तक के हैं, हम्म, आगे वाली तो देयर आर प्लान्स ऑफ डूइंग इट, तो हो जाएगा। हमारे यहाँ कमी आइडिएशन की कमी नहीं है, उसको फंडिंग अगर होता है आइडियाज़ को, तो ये आगे जाएगा। ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम की बेसिकली बहुत बड़ी सिस्टम की issue है। सिस्टम की और प्रॉब्लम। प्राइवेट सेक्टर अभी तक आर&डी कोई गवर्नमेंट दे नहीं पाता है, और बड़ी सिस्टम अगर बनानी है तो गवर्नमेंट हैज़ टू फंड। दुनिया भर में गवर्नमेंट फंड करती है प्राइवेट सेक्टर को, ऐसा नहीं कि हर चीज़ गवर्नमेंट करता है। आज हम यूएस में जाएं तो मेजर प्रोड्यूसर्स है, वाई मेजर, एवरी प्रोड्यूसर इज़ प्राइवेट। यूरोप में जाए एवरी प्रोड्यूसर इज़ प्राइवेट। तो ये जो सबमरीन का प्रोग्राम जो आप लोग करते हैं, इसकी क्या स्टोरी है? सबमरीन का तो शुरू हुआ था स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स के साथ। अरिहंत का जो भी काम हुआ, इट इज़ इन पब्लिक डोमेन, बाकी आगे वाला पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन
कन्वेंशनल सबमरीन का प्रोग्राम शुरू हुआ था इंडिया में 2008 में, जो अभी तक डिसीजन मेकिंग टेबल पे है। एक कैपेबिलिटी की गैप जो हिंदुस्तान में हमेशा से थी, ये थी कि हम खुद का डिज़ाइन कंप्लीटली खुद क्यों नहीं कर सकते। नेवी ने जो डिज़ाइन डायरेक्टरेट क्रिएट की थी 1960s में, 64-65 में, ये डिज़ाइन डायरेक्टरेट की वजह से हर वॉरशिप हम जो डिज़ाइन करते हैं खुद बनाते हैं, हम इंपोर्ट नहीं करते वॉरशिप्स। सबमरीन्स के लिए ये अभी तक रिसेंट टाइम्स तक अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन कैपेबिलिटी नहीं थी। तो नेवी जो है इसके ऊपर काम कर रही थी, और नेवी के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के वजह से एल&टी की जो लंबी रिलेशनशिप रही है 25 साल की, तो हमने कोविड के पीरियड में एक इन हाउस फंडिंग करके एक छोटी सबमरीन डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन कैपेबिलिटी छोटी का मतलब? हाँ, छोटी मतलब जिसको कहते हैं कि मिजेट सबमरीन, कि जो आप 1000 टन्स और समथिंग? लिटिल स्मॉलर, बिकॉज 1000 इज ईजियर। आप अगर 500-400 टन के सबमरीन डिज़ाइन करो तो 1000 इज मच ईजियर, क्योंकि आपको मिनिएचराइजेशन जो करना है हर इक्विपमेंट का, जो डिफिकल्ट होता है, छोटा करना जैसे भी तो डिफिकल्ट है, just to बड़ा put it करना in perspective for the audience, Arihant is 7000 रफली। roughly. सो अगर आप 500 टन के सबमरीन कंप्लीटली डिज़ाइन करो तो आप 2000 या 250 क्लास की सबमरीन उससे आसान है, क्योंकि इक्विपमेंट बनाना 2500 के लिए सिंपल है, 500 के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो हमने डिज़ाइन शुरू करवाया इन हाउस, फर्स्ट फंडामेंटल से किया, जो हर चीज़ लासन टूब्रो में जो मैंने 7-8 वर्टिकल बनाए थे डिफेंस में, हर चीज़ का बेसिक R&D से लेके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इन हाउस बनाई थी। सबमरीन में हमारे पास नहीं थी, तो कोविड के टाइम पे जो लल पीरियड था, लोग अवेलेबल थे, तो उस वक्त हमने शुरू किया था मिजेट सबमरीन, जो 500 टन की कैपेबिलिटी में, 500 टन के डिस्प्लेसमेंट में फुल फ्लेजेड सबमरीन हमने सर्टिफाई करवाई थी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी से। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबमरीन की फुल फ्लेजेड डिज़ाइन कैपेबिलिटी है कि हमने क्रिएट की। साइमल्टेनियसली नेवी काम कर रहा था। आज इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन 2500 टन क्लास की इंडियन नेवी का डिज़ाइन एडवांस स्टेज पे है, और डिज़ाइन पार्टनर के उन्होंने कंपटीशन की थी, वो हमने जीत ली थी। तो नेवी और लासन टूब्रो मिल के आज खुद की इंडिजिनस कन्वेंशनल सबमरीन डिज़ाइन कर चुके हैं, मोर और लेस ख़त्म हो जाएगा साल भर में। तो आज हम ये स्टेज में है कि कोई भी चीज़, This is non-nuclear. दिस इज नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल। अभी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की भी बात चल रही है, SSN अटैक सबमरीन की भी बात साइमल्टेनियसली चल रही है, और वो तो अभी ऑर्डरिंग में आ जाएगी इस साल तो करीबन ये अगले साल। SSBN और SSN, इसमें कौन ज़्यादा डिफिकल्ट है? दोनों की अपनी अपनी खासियत है। अच्छा, इन जनरल जैसे पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन से बात करें, SSBN जो होता है इसमें कहते हैं कि एजिलिटी की ज़रूरी कम है, क्योंकि इसको हाइड करके रखना है आपको, और जब आपके ऊपर कोई अटैक करेगा, अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक आता है, तो आपको कहीं से तो उसको सेकंड अटैक करना है, सेकंड स्ट्राइक जिसको कहते हैं। सेकंड स्ट्राइक आप कहीं से भी करो तो हर चीज़ एनिमी ने मैप करी है आपकी, जो स्पेस से आज आप सब कुछ देख पाते हो, हर साइट का आपका कोऑर्डिनेट्स एनिमी को पता है। अगर हम समझते हैं उसको मालूम नहीं, हमारी क्लासिफाइड है कोई चीज़, कोई क्लासिफाइड नहीं। आज के स्पेस के युग में हर चीज़ आपकी मालूम है एनिमी को, जो चीज़ मालूम नहीं वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, जो पानी के नीचे है। इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन बहुत मायने रखती है एज अ, कहते हैं न्यूक्लियर ट्रियाड में, कि आप कहाँ से अटैक करोगे ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ये रोल होता है SSBN का और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। SSN का जो रोल है, हालांकि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, SSN में ये स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की ज़रूरी नहीं है, वो हंट करने के लिए बनाई है। जो हम कहते हैं कि भाई
हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल भी होता है, हंटिंग एनिमल भी होता है। तो ये हंटिंग का जॉब जो है कि एनिमी की वॉरशिप देख ली, उड़ा दो। सो एसएसएन में एजिलिटी ज़्यादा होती है, वेपन जो है वो more agile, lower capability. In that sense, range-wise lower capability, but more capable in terms of ability to kill. So उसका कैटेगरी ही बनता है, जैसे कन्वेंशनल सबमरीन्स को कहते हैं SSK, इट्स अ किलर सबमरीन, SSN इज अ किलर सबमरीन। तो ये जो सबमरीन्स हैं और जो हमारे जो शिप्स हैं, इनके जो इंजन्स हैं, नॉर्मली नेवल शिप में टरबाइन बेस्ड इंजन्स होते हैं ज़्यादा। मैं आई हैव बीन अ मरीन इंजीनियर, तो वी हैव एक्सपीरियंस दोज ह्यूज डीजल इंजन्स, लेकिन उनका तो बड़ा स्लो ऑपरेशन होता है। सल्जर, मैन, ये सब थे। मेरे ख्याल से अभी तक हमने मरीन डीजल इंजन भी बनाना शुरू नहीं किया है। अभी शुरू हुआ है। कौन अभी बना रहा है? किर्लोस्कर? किर्लोस्कर पहले बनाते थे, एक अप टू मेरे ख्याल से कुछ 4 मेगावाट तक के उस वक्त बनाते थे। उसके बाद किर्लोस्कर ने बंद किया था। अभी गवर्नमेंट ने, नेवी ने फंड किया है अंडर मेक कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम कि किर्लोस्कर वो रिवाइव करे ताकि हिंदुस्तान में इंजन बने। तो वो इंजन्स साल 1.5 साल में बन जाएंगे, डीजल इंजन्स। डीजल इंजन। लेकिन नेवल शिप्स में तो ज़्यादातर एजिलिटी के लिए टरबाइन बेस्ड इंजन्स रखते हैं। ट्विन स्क्रू टरबाइन्स इज आई थिंक द नॉर्म। हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के वॉरशिप्स, अगर देखें हमारी पहली फ्रिगेट्स जो थी वो स्टीम पे थी, लिएंडर के ज़माने में, जो ब्रिटिश डिज़ाइन के ऊपर था। बाद में गोदावरी क्लास स्टीम पे थी। धीरे धीरे करके हमारे पास डीजल पे आई, डीजल से फिर गैस टर्बाइन्स पे आई। आज की फ्रंट एंड जो वॉरशिप्स है, फ्रिगेट्स एज वेल एज डिस्ट्रॉयर्स, इनफैक्ट अवर एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑल ऑफ देम आर ऑन गैस टर्बाइन्स। सो गैस टर्बाइन तो आपको इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकंड्स इट गिव्स यू फुल पावर। सो वो सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्टीम आपके पास अगर पहले ज़माने में थी तो उसका थर्मल इनर्शिया है, उसको वक्त लगता है, बॉयलर कुछ लाइट अप करो और फिर बिल्कुल फुल उसका पावर चले जाने को टाइम लगता था, जो आज नहीं लगता है। डीजल इंजन वॉज इंटरिम, बट डीजल इंजन वेट ज़्यादा होता है। डीजल इंजन का। अरे हमारे अब जो कमर्शियल शिप्स हैं उस पर तो वो हेवी ऑयल वाले इंजन्स लग रहे हैं, वो तो बहुत ही स्लो मूव है। तो हेवी ऑयल का दूसरा प्रॉब्लम है पोल्यूशन। वैसे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उसको गर्म करके रखना पड़ता है थ्रू आउट। बिल्कुल। सो आजकल की जो ये है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा हाई स्पीड की, या तो क्रूज मोड में डीजल यूज़ करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए गैस टर्बाइन यूज़ करते हैं। वैसे जो टॉप एंड प्लेटफॉर्म्स है वो कम्प्लीटली गैस टर्बाइन यूज़ होती है। वैसे एयरक्राफ्ट सबमरीन कैरियर्स में क्या यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर, करंट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो गैस टर्बाइन बेस्ड है। और जो सबमरीन्स की बात जब आती है तो कन्वेंशनल तो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक होती है। बैटरी में पावर स्टोर करिए, वो यूज़ करो, जब ख़त्म हो जाए बैटरी डाउन अगर होती है तो आपको ऊपर आना है, सरफेस के ऊपर आके स्नॉर्केलिंग करके हवा लो, बैटरी चार्ज करो, देन गो डाउन। तो ये अगर अवॉइड करना है तो जैसे लासन टुब्रो DRDO के साथ AIP के ऊपर काम कर रहा है, 15 साल से काम हो रहा है। एयर इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन। इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन हमारा खुद का जो है, हिंदुस्तान का खुद का है, अंडर प्रूविंग है, ग्राउंड के ऊपर प्रूव हो चुका है 5 साल पहले। तो सबमरीन में डालना है, वो प्रोग्राम चल रहा है अभी। तो एक-एक इक्विपमेंट की जो अलग-अलग रिक्वायरमेंट की, जो आप हर तीसरे दिन आपको अगर सरफेस करना है सबमरीन को, तो सबमरीन दिखेगी एनिमी को। स्पेस के युग में तो पक्की दिखेगी, तो फिर आप आओ ही नहीं बाहर। 3 हफ्ते तक अंदर रहो। नॉर्मल कन्वेंशनल सबमरीन जब हार्बर से जाती है वापस आती है 20-25 दिन का उसका सॉर्टी होता है। तो पूरा सॉर्टी में आपको बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, पानी के ऊपर आना ज़रूरी नहीं। सो ये स्टेल्थ कैपेबिलिटी जो मिलती है, धीरे धीरे एवरी एलिमेंट वी आर डेवलपिंग। वक्त लगता है हमारे यहाँ, हमारी सिस्टम्स की वजह से, बट बन रहा है। अब ये जो लेटेस्ट अभी एमका की बात हो रही है और एक वो कावेरी इंजन की बात हो रही है,
और अब तो पब्लिक में भी ये अवेयरनेस आ गई है कि भाई कावेरी इंजन ज़रूरी है, वी आर नॉट एबल टू मेक आवर ओन एरो इंजन। तो कावेरी इंजन के साथ में क्या प्रॉब्लम है? इज़ इट ओनली ड्यू टू फंडिंग और टेस्ट बेड नहीं है हमारे पास, या कि देयर आर डीपर प्रॉब्लम? क्या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है? वेट हम नहीं रिड्यूस कर पा रहे हैं, मेटलर्जी की, मटेरियल की प्रॉब्लम है? उसके मैं कहता हूँ कि कावेरी के पीछे मल्टीपल रीजंस है और कॉम्बिनेशन है सब चीज़ के। वेस्टर्न इंजन आज जो है एडवांस्ड, जो कहते जी है, ब्रेट एंड विटनी है या रोल्स रॉयस है, ये लोग के पास एक स्पेशल कोटिंग टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से जो ब्लेड की लाइफ जो है इट इज़ मच लॉन्गर। रशियन इंजन में हम देखते हैं कि इंजन इज़ फाइन बट उसकी लाइफ कम है। तो हम लोगों की वो मैच्योरिटी आज नहीं है कि एवरी ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अवेलेबल टू इंडिया, क्योंकि हम हमारे पास पहला बना नहीं, दूसरा फंडिंग कंस्ट्रेंट्स है, तीसरा चीज़ टेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो टेस्ट फैसिलिटीज़ कुछ तो क्रिएट हुई लेकिन हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं थे, हम डिपेंडेंट थे। तो हर वक्त हम रशिया जाया करते थे, वो रशिया टूट जाने के बाद, यूएसएसआर टूट जाने के बाद स्लो हो गया सिस्टम। So multiple reasons are there, but Kaveri today is performing downgraded version. So shaft engine to be put into a warship, ये प्रोग्राम चल रहा है। और कावेरी के स्पेसिफिक जो सॉल्यूशन है इसमें है कि जो आप जैसे 10वीं क्लास तक पहुंच गए, एसएससी होना बाकी है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरी है। तो ये एक्स्ट्रा के लिए ये एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात हो रही थी कावेरी के लिए, जो कहते हैं टेक्नोलॉजिकली जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए वो कहीं से आना चाहिए। फंडिंग वाज एन इशू बट डीआरडीओ समहाउ फाइंड मनी। सो कावेरी जो है एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो डीआरडीओ डिज़ाइन कर रहा है आज, जो घातक। घातक घातक में ये इंजन फिट होगा, क्योंकि आपको आदमी तो फ्लाई करना नहीं है उसके साथ, अगर कुछ होता भी है तो अनमैन्ड मशीन है। सो द प्रोग्राम इज़ वेरी मच ऑन। मैंने खुद देखे हुए हार्डवेयर का जो स्टेटस है एज पार्ट ऑफ द डीआरडीओ रिव्यू कमेटी 1.5 साल पहले, ये सारी चीज़ें देखी है हमने। तो ये प्रोग्राम शुरू है। एमका का जो इशू है वह है कि हमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर अगर बनाना है तो एग्जिस्टिंग सेम मॉडल्स के ऊपर ये नहीं बनेगा। इसीलिए भारत सरकार ने सोचा है कि नए तरीके से करते हैं। तो फाइनली मिनिस्ट्री का डिसीजन है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सारे कॉम्पीट करिए। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो इश्यू हो चुका है। हालांकि मेजर स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम की तरह से देखा जाए इसको, तो नेवी की कंप्लीट वॉरशिप कैपेबिलिटी विदाउट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद डिफेंस पीएसयूज ये नहीं बनती। प्राइवेट सेक्टर तो बाद में आया, क्योंकि 2002 तक तो अलाउड नहीं था। सेम इज़ द रीज़न जैसे न्यूक्लियर सबमरीन के लिए अलग से हेडक्वार्टर बना के जो स्पेसिफिक मॉडल बनाया गया था एग्जीक्यूशन का, अगर वो मॉडल से इसको किया जाता तो ये ज़्यादा चांसेस है सक्सेस के, क्योंकि हमें मालूम है हर वक्त के जो हर टाइम के जो डिफरेंट मॉडल हमने यूज़ किए, कौन सा मॉडल ज़्यादा परफॉर्मिंग है। हाईएस्ट इंडिजनाइजेशन लेवल्स टुडे वी हैव अचीव्ड इन द स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स, जो इवन वॉरशिप में आज हम उतना इंडिजनाइजेशन नहीं कर पाते जो स्ट्रेटेजिक सबमरीन में है। तो सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने है। डिसीजन मेकर को तो दिखता है, मालूम है। तो इनका अगर वो मॉडल पे होता तो चांस ऑफ दैट सक्सेस एंड द स्पीड एट विच इट कैन हैपन वुड बी डिफरेंट। Just for my understanding and for the audience, ये जो यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जिसमें ये अपने एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है, वो क्या है? ये नॉमिनेशन बेसिस पे है कि कंपटीशन बेसिस पे है, कैसे है? यूएस के सिस्टम बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं भाई कंपटीशन करिए जब तक हम पहला डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी जब F-16 बना तो F-18 भी बना,
एक कंपनी ने F-16 बनाया, दूसरे ने F-18 बनाया। तो F-16 गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, F-18 कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो यूएस की जो ऑर्डर जो थी वो F-18 के लिए नहीं मिल रही थी, तो लॉकहीड मार्टिन को मिलती है, बोइंग को नहीं मिली। लेकिन बोइंग को ये कहा गया था और लॉकहीड मार्टिन को ये कहा गया था कि कैपेबिलिटी जो बनी है तो आप एक दूसरे से सोर्सिंग करिए, ताकि कमर्शियली दिस इनिशिएटिव जो आपने बनाया है ये मरे नहीं, डाई नहीं करे। तो क्रॉस परचेसेस ऑफ सब सिस्टम, इसीलिए F-35 के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो यूएस की सिस्टम जो है पहली डेवलपमेंट के लिए हमेशा कंपटीशन है। सेम थिंग सबमरीन मॉडल, पहली डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन है। जब 25 सबमरीन 30 सबमरीन एक साथ में ऑर्डर करते हैं तो दोनों काम करते हैं उसके ऊपर। ये पोर्शन ये बनाता है, वो पोर्शन वो बनाता है, डिज़ाइन एक बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग दूसरा करता है। सो कोलैबोरेटिव मॉडल जो है, जो हिंदुस्तान में आज दिखता है, जो 4 साल पहले कहीं नहीं था। आज लार्सन टुब्रो की कोलैबोरेटिव वर्किंग जो है सारे शिपयार्ड के साथ शुरू है, विजिबल प्रोग्राम्स है। जीआरएसी के पास बहुत सारा काम था, तो मैंने जीआरएसी चेयरमैन को बोला था उस वक्त कि भाई आपके पास बहुत सारी ऑर्डर है, आपके पास कैपेसिटी है, जैसे आप तो करोगे नहीं मेरे लिए, ऐसा अगर मैं हाँ कहूँ तो जीआरएसी के लिए हमने 6 शिप बनवाई। मेजर इक्विपमेंट उन्होंने खरीदे, शिप बिल्डिंग हमने किया उनके लिए। सेम थिंग आज हो रहा है एचएसएल के साथ। सो ये रिलेशनशिप जो है, कोलैबोरेशन जो है, मेजर प्लेयर्स में कॉम्पीट भी करें, कोलैबोरेट भी करें। दोनों मॉडल के आज जरूरी है जो यूएस में हम देख पाते हैं। तो मैच्योर इंडस्ट्री जो है वो ये दोनों कर पाती है। इसको हम लोग कहते हैं कि कोऑपरेटिशन मॉडल है। अब कोऑपरेट भी करो, कॉम्पीट भी करो। तो कोऑपरेटिव नया जो कंपटीशन होगा, नया कंपटीशन हम कॉम्पीट करें, खूंखार कंपटीशन होगी। बट मैं जीत गया तो आप मेरे साथ काम करोगे, आप जीते तो मैं आपके साथ काम करूंगा। अरे आजकल डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इट्स अ वेरी रोमांटिसाइज्ड टॉपिक इन द मीडिया। यस। बड़ी बात होती है कि साहब हम $2.5 बिलियन हमने एक्सपोर्ट कर दिया और पहले हम सारा इंपोर्ट करते थे। खैर इंपोर्ट अभी भी करते हैं। ये तो इट इज़ समथिंग लाइक कि हम क्रूड ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स का क्या थोड़ा ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, व्हाट इज़ द फ्यूचर? डिफेंस एक्सपोर्ट 2015 तक इसके लिए कोई सिस्टम नहीं थी इंडिया में, और एक्टिवली जब गवर्नमेंट से बात किया जाता था 2014 के पहले, तो हमें बताया जाता था कि हम लोग डिफेंस का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और प्रिंसिपल एक था कि हम लोग अगर महात्मा गांधी का देश है जो शांति प्रिय है, तो हम कोई चीज़ ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो किसी को मारने में काम आए। तो डिफेंस एक्सपोर्ट वाज एक्टिवली डिस्करेज्ड टिल 2014। हालांकि एज लार्सन टुब्रो मेरे फर्स्ट एक्सपोर्ट्स 2002-2003 से शुरू हुए हैं, और हम उस वक्त जो एक्सपोर्ट करते थे वो मशीनरी एक्सपोर्ट करते थे। जो इतने सारे इक्विपमेंट हमने नेवी के लिए डिज़ाइन, नेवल इक्विपमेंट सिस्टम्स का जो पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग वेपन सिस्टम से लेकर मशीनरी तक, कम से कम 100-125 इक्विपमेंट सिस्टम नेवी के लिए डेवलप हुए हैं। इंक्लूडिंग टर्बाइन्स? नो, गैस टर्बाइन हम लोग नहीं बना पाते अभी। गैस टर्बाइन आज भी सारी इंपोर्ट होती है। एचएएल के साथ रिलेशनशिप है जीई का, जो असेंबल करते हैं, बट बेसिक रोटर्स स्टिल कम फ्रॉम आउटसाइड। बट अदर दैन दैट, गियर बॉक्स के आगे हर टाइप की मशीनरी, propulsion की, स्टीयरिंग गियर्स है, स्टेबलाइजर्स है, हेलीकॉप्टर हैंडलिंग सिस्टम्स है, वेपन सिस्टम्स है, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स है, एंटायर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स है,
ये सारी चीज़ हिंदुस्तान में बनती है, डिज़ाइन होती है, यहाँ बनती है। तो ये इक्विपमेंट हमने बेचना शुरू किया था बाहर। जब तक ये नॉन लेथल एक्सपोर्ट्स था, तब तक ये चलता था। अभी 2015 में जब पर्रिकर साहब मंत्री जी थे, उस वक्त ये डिसीजन, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट तो चाहती थी कि एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो बहुत सारा इंपोर्ट करते थे। प्राइमरी बाइंग कैटेगरी हिंदुस्तान में जो थी 2011 तक, वो बाय ग्लोबल थी। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सोचते थे कि अगर कोई चीज़ खरीदना है, तो ये दुनिया से खरीदना है। पर्रिकर की पहली सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन 2016 की पॉलिसी में आई कि आईडीडीएम कहते थे इसको, कि इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप मैन्युफैक्चर अगर है, तो वह मैं सबसे पहले खरीदूँगा। सिंगल पार्टी है, तो उससे खरीदूँगा, बाहर से नहीं खरीदूँगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज उन्होंने जो लाया था, इसके साथ एक्सपोर्ट ओपन किया था, क्योंकि हम लोग उनको कहते थे कि भाई आप नॉमिनेशन पे तो ऑलमोस्ट 85-90% ऑर्डर जो है पब्लिक सेक्टर को देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को तो ऑर्डर नहीं मिलती, तो हम जिंदा कैसे रहे? तो कहते मैं एक्सपोर्ट खोल देता हूँ, एक्सपोर्ट करो। तो एक्सपोर्ट जब शुरू हुआ 2016 में, 94% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का जो था वो प्राइवेट सेक्टर करता था। ओके। सो हम्म, हम्म, सक्सेस स्टोरी जो एक्सपोर्ट की जो है, वो जो रोमांटिसाइज एक वैल्यू के वजह से होता है कि हम लोग जो, मैंने देखा है कि 300 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था, यह सरकार तो 700 करोड़ से काउंट करती है। हम्म, 300 करोड़ से एक्सपोर्ट हमारा साल में था। वो भी इसलिए था कि हमारा पीस कीपिंग फोर्स कहीं जाता है, तो उनका सारा पैराफर्नेलिया उनके साथ जाता था, विच यूज्ड टू बी काउंटेड एज एक्सपोर्ट। अभी जो है वो हार्ड इक्विपमेंट और हार्ड वेपन्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हो चुका है, पिनाका एक्सपोर्ट हो रहा है, आकाश एक्सपोर्ट हो रहा है, आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट हो रही है, मेजर वॉरशिप्स एक्सपोर्ट हुई है हमारे यहाँ से। तो एक्सपोर्ट तो बढ़ता गया और ये बढ़ती स्टोरी है। आज अगर मैं पूरा 2016-17 से लेकर 25 तक का काउंट करता हूँ टोटल, तो 3/4 एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ने की है। तो ये दो चीज़ दिखाई देता है कि जहाँ आईपी की बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात है, वो आपके पास नहीं है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइसेंस प्रोडक्शन में आपने जो दूसरे देश से लाया, वो आपको अलाउ नहीं करता है एक्सपोर्ट। वो कहता है एक्सपोर्ट तो मैं बेचूंगा, आप क्यों बेचोगे? तो रशिया से हमारी जितनी टीओटीज थी, हम उसका कुछ नहीं बेच पाते हैं बाहर, क्योंकि हमें ऑथोराइजेशन नहीं है एक्सपोर्ट का। प्राइवेट सेक्टर को ये प्रॉब्लम नहीं है, खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। सो कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आज देखा जाए, तो प्राइवेट सेक्टर मैच्योर है। 75% इंडिया का एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर करता है। पब्लिक सेक्टर हालांकि इतने बड़े हैं, बट उनका एक्सपोर्ट कम है, बढ़ रहा है। पहले साल में जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो 6% था, अभी है कि कुछ सालों में सम ऑफ द इयर्स पब्लिक सेक्टर का एक्सपोर्ट 40% है। सो एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ रही है, कंपोनेंट बढ़ रहा है। आज का टारगेट है 50,000 करोड़ करिए 2030 तक। लेकिन ऑफ सिंदूर, जिससे आपने बात शुरू की थी, इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। ऑफ सिंदूर में हमने जो हमारी कैपेबिलिटीज प्रूव की है, अभी हमारे यहाँ लाइन लगी है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी? प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसने इक्विपमेंट बनाया है तो वो बेचेगा। हमारे वैसे तो एक्सपोर्ट्स में जहाँ जहाँ पे डायरेक्ट कमर्शियल ऑन कैश डील है, वो तो हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे फ्रेंडली कंट्रीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना है, जस्ट टू कीप और जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस, कहते हैं डिफेंस डिप्लोमेसी के लिए जो हम करते हैं, वो प्रोसेस हमें इम्प्रूव करना है। वो वर्क इन प्रोग्रेस है। आज करंटली होता है हर चीज़ एग्जिम के थ्रू होता है, एग्जिम के प्रोसेसेस बहुत स्लो है। दैट इज देयर, वो तो प्रोसेसर्स की तो भारी प्रॉब्लम है। प्रोसेस का इशू है। और वो L1 वाला जो इशू आता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है आपको? पॉलिसी लेवल पे तो बहुत सारी बात हो रही है। जो डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट है आज, बड़े तो नहीं लेकिन छोटे मोटे, जो टीडीएस का लिए है तो आईडेक्स के लिए, इसके लिए दूसरे तरीके ढूंढने के गवर्नमेंट ने ढूंढ लिए हैं। जैसे क्यूसीबीएस करके
मेथोडोलॉजी, वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी। वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी जो है क्वालिटी कम कॉस्ट, दोनों को वेटेज दो, पहले डिसाइड करो, क्राइटेरिया लिखो। आई हैव रन सम वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, सो आई नो QC। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सारा हो रहा है। मैं स्मार्ट सिटीज़ का बिजनेस एडेंटी में रन करता था कुछ पीरियड के लिए। स्मार्ट सिटीज़ में हमारे 2/3 बिजनेस जो था वो QCBS पे था, L1 नहीं थे हम लोग। इवेल्युएटेड L1 जरूर थे क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए आपने जो ऑफर किया वो सुपीरियर था, तो इसके लिए ऑर्डर्स मिलती थी। तो ये प्रोसेसेस की बात हो रही है। नई पॉलिसी 2025 की इन द मेकिंग है, 2020 का रिव्यू होना है 5 साल बाद। तो ये सम ऑफ देम विल कम इन। वैसे सम ऑफ द थिंक टैंक लेवल में, इंक्लूडिंग नीति आयोग लेवल में जो डिस्कशन इसके ऊपर हुए हैं, या तो सम ऑफ द स्पेशल कमिटीज विच वेर फॉर्मुलेटेड फॉर दिस, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन एडवाइस्ड इन टर्म्स ऑफ क्या करने ज़रूरी है। फाइनली गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के, ये क्या करती है? इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो है, ये बॉडी इसलिए बनी थी उस वक्त कि इंजीनियरिंग के फील्ड में, इंजीनियरिंग एजुकेशन से लेके भारत सरकार का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कि हमें अगर डेवलप करना है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके लिए एक इंजीनियर्स ने अपने लिए बॉडी बनाई थी। तो दिस वाज द इंडियन एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे अब रशिया में जाए तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो थे रशिया को, या बाकी 34 देशों में ये सिस्टम है, रशिया इंक्लूडेड, अमेरिका इंक्लूडेड, जहाँ ये टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को एक रशिया में टाइटल हुआ करता था एकेडमिशियन। सो एकेडमिशियन संजय, दैट इज़ हाउ दे विल से, वो एक रिस्पेक्ट होता था इसका। तो ये सिस्टम इंडिया में शुरू की थी बाय क्रिएटिंग आईएनई। और आईएनई कब किया था? 87 में। तो 87 में ये क्रिएट हुई थी, और अर्ली 90s 94-95 फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती थी पूरी तरह से। और इसके प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं बहुत इलस्ट्रेटिव पर्सनालिटीज इन टेक्नोलॉजी डोमेन। तो कलाम साहब इसके खुद प्रेसिडेंट थे। काकोड़कर साहब जो पता है फॉर द रीजंस आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा मालूम है। तो ये सब चीज़ें जो थे, कस्तूरी रंगन वाज द प्रेसिडेंट, अरुणाचलम वाज द प्रेसिडेंट। ऑल डिस्टिंग्विश्ड पीपल। So I have had 14 predecessors. I am the 15th in that chair today. तो आईएनई का रोल ये जो है कि हर गवर्नमेंट के जो पॉलिसी या फ्यूचर इनिशिएटिव्स है, उसमें हाउ डू वी एज इंजीनियर्स क्रिएट दैट ओरिजिनल वैल्यू। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट नया, कुछ तो नया क्रिएट करो, एंड हाउ टू डू इट बेस्ट एट बेस्ट पॉसिबल टाइम एंड कॉस्ट, जो विद इन द कंस्ट्रेंट्स, बट टू मेक इट हैपन। सो ये आईएनई का जो बॉडी बनी हुई थी, ये बहुत सारे काम करती है भारत सरकार के साथ। जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड है, उनको साथ में रखना, इंडिया के साथ उनका नाता जोड़ के रखना, इसके लिए स्कीम्स है जो डीएसटी हमें फंड करती है। यंग विमेन लीडर्स के लिए साइंटिफिक एरियाज में जो लीडर्स है, नई रिसर्च एरियाज फंड करना। तो बहुत सारा काम होता है आईएनई के अंदर। तो इसके लिए एक सिस्टम है आईएनई में, कि जो कहते हैं कि जो आप बहुत कुछ अगर इंजीनियरिंग में अचीव किया है, तो आप खुद नहीं अप्लाई करोगे, बट आपको 4 लोगों ने देखा है आपने क्या किया है, तो वो अप्लाई करेंगे आपके लिए। और अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो 10 एप्लीकेशन में का एक चुना जाता है ऑन एन एवरेज, दैट इज द रेशो, कि आपको कहा जाता है कि आप फेलो ऑफ आईएनई हो। तो ये फेलोशिप जो है दुनिया भर में आज 1150 फेलोज है आईएनई के। हिंदुस्तान में 1000 फेलोज हैं, 150 बाहर है। सो ये एक एलिट क्लब है। कॉल इट, आई वुड नॉट यूज दैट वर्ड क्लब, बिकॉज क्लब इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ अदर थिंग्स, बट दिस इज द बेस्ट knowledge repository of the country in the domain of engineering and technology. तो इसके लिए आईएनई बहुत कुछ करती है। तो करंटली दैट मैंटल इज ऑन मी
Great. डू इट। Wonderful. दूसरा चीज़ मैं दूसरा इंडस्ट्री का आदमी हूँ जो आईने का प्रेसिडेंट हूँ। Okay. पहला इंडस्ट्री प्रेसिडेंट जो था वो भी लासन टुब्रो का मेरा सीनियर कलीग थे। मैं जब छोटा था उस वक्त मेरे सीनियर कलीग थे एल में रामकृष्णा जो ईसीसी के हेड थे। वो पहले इंडस्ट्री प्रेसिडेंट थे इंडस्ट्री से आए हुए। मैं दूसरा प्रेसिडेंट हूँ इंडस्ट्री। अदरवाइज यहाँ पे जो है वी आर सीन डीआरडीओ के लोग हैं या तो न्यूक्लियर सेक्टर के लोग हैं या तो स्पेस रिसर्च के लोग हैं या तो एकेडमिशियंस हैं, आईआईटीज़ के कुछ प्रोफेसर्स हैं। सो ये लोग उसके फेलोज रहे और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं earlier। आईनी का आज का जो रोल है वो ऐसे है कि गवर्नमेंट ने 2 साल पहले डिसाइड किया था कि भाई मैं आपको फंड करूँगा तो आप जो भी मुझे एडवाइस दोगे वो तो समझ के दोगे कि मैं बंद करूँगा नहीं तो आप मेरी लाइन टो करोगे। तो आप इसके बाहर निकलिए, आप फुल्ली ऑटोनोमस बनिए। आप लोग इंजीनियर हो, आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आप सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो हम लोगों को प्रॉब्लम दिया गया था कि आप भारत सरकार आपको फंडिंग बंद करेगी, अभी आप अपना खुद का फंडिंग अरेंज करिए बट आपकी ज़रूरी है। तो वी आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला बट वी आर ऑटोनोमस, वी डोंट टेक वन नया पैसा फ्रॉम गवर्नमेंट। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आईएनई का गया 2-3 सालों में हुआ। आज मैं बोल सकता हूँ 1 अप्रैल से हम लोग एक नया पैसा लेते नहीं किसी से। भारत सरकार का पैसा लेना बंद किया ताकि हम जो एडवाइस देंगे अभी हम सोच समझ के जो कहते हैं कि जो ठीक है वो आप बोलो हाँ, भाई, वो ना कि जो ठाकुर कन्वीनियंट सुहाती बोलते हैं उसको, वो नहीं करना है हमें। जो कन्वीनियंट है वो नहीं करो। मुंह देके ही नहीं कहनी है। करोगे। करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल इंटरेक्शन। So many things I myself learnt from you today, और I'm sure we will continue this kind of a dialogue in future. और बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार फिर से, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।